नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास 6 चैप्टर 9। ठीक है, जो कि क्लास 6 का सबसे अंतिम चैप्टर है और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है कि शहरी क्षेत्र में आजीविका, पिछले क्लास में यानी कि चैप्टर 8 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या साधन थे, किस तरह से वो लोग अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि शहरी क्षेत्र में आजीविका के क्या क्या साधन है और किस तरह से लोग अपना जीवन को बिताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है और चैप्टर का नाम ही लिखा हुआ है शहरी क्षेत्र में आजीविका, और इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, एक तस्वीर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि इस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि एक एक बालक है, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है, एक लड़का है जो कुछ खरीदारी कर रहा है। यहाँ पे भी क्या क्या सामान बेची जा रही है। ठीक है, यह भी जो है बस पकड़ने के लिए दौड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे विभिन्न तरह के क्या हो रहे हैं, शहर में क्रियाकलाप हो रही है। यहाँ पे जैसे कि स्कूल दिया हुआ है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें समझने का प्रयास करें आखिर में शहरी जीवन जो है किस तरह से होता है। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा कि आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पार्ट में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। जैसा कि लिखा हुआ है कि शहरी क्षेत्र में आजीविका, ध्यान दीजिएगा, भारत में 5,000 से ज्यादा शहर है और 27 टोटल महानगर है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में जिंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहां लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं। वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं। क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में, मुद्दों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है कि सड़कों पर काम करना, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही, मतलब हम जल्दी ही घर से निकल गए थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े तो हमने देखा कि वहां काफी चहल पहल हो रही थी। काफी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, मतलब कि अपने ठेले पर गाजर खीरे को सजाने में व्यस्त था ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर एवं रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रहे थे। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। तो हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। तो देख पा रहे हैं कि कई कई शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभिन्न पेशाओं में क्या हुआ है, विभिन्न पेशों से जुड़े हुए हैं। अगला, ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वही सड़क के किनारे नाई अपना, ठीक है, नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेलगाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को, ध्यान दीजिएगा, हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से लगभग 2 किलोमीटर पर था। आगे क्या लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, चित्र के माध्यम से यहाँ पे यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि एक बच्चू माझी है, जैसा कि इस तस्वीर में दिया गया है। इसी को ध्यान में रखकर एक रिक्शा चालक है। मैं बिहार, यानी कि बच्चू माझी जो है वो बिहार के एक गांव से आया हुआ है जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैं यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। ये काफी साल पहले की बात है। आगे क्या लिखा हुआ है कि रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उन्हें वहां छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5 से 10 रुपए तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं।
रोज 80 से 100 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 50 से 60 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव भी जाता हूँ, जो पैसा शहर से भेजता हूँ। मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत काम कमा लेती है। ठीक है, ये जो कहानी है ये बच्चू माझी की है, जो एक रिक्शा चालक है जो काम करने के लिए गांव से क्या हो गया, शहर में आ गया। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि बच्चू माझी की तरह, ध्यान दीजिएगा, बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हुए हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे और कहाँ और कैसे अपनी दुकान लगाए। उनकी दुकानें अस्थायी होती है, मतलब एक जगह फिक्स नहीं होता है। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल यानी प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। कई ऐसी भी जगह हैं जहां ठेले वाले को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीजें बेचते हैं अक्सर घर पर ही उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीजों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या फिर नाश्ता बेचते हैं वो ज्यादातर घर पर ही बनाया जाता है और घर पर तैयार कर ली जाती है उसे, और उसे फिर बेचा जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, ठीक है, एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर ही काम कर रहे थे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थानों के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों को आवागमन का भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाए। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से, ध्यान दीजिएगा, उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। बाजार में जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसरी बहन ने उनसे पहले से ही, ध्यान दीजिएगा, उनसे पहले ही समय ले रखा था। हम वहां पहले पहुंच गई जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उनके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वो बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हम बाजार की उन स्थितियों की पड़ताल कर रहे हैं कि जहाँ पे सामानों की खरीद बिक्री होती है और किस तरह से सामानों को बेचा या फिर खरीदा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है बड़ी दुकान में हरप्रीत। ठीक है, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार यानी कि रविवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां काम करना शुरू कर दिया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना कहती है कि हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज्यादातर माल जो है वो मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के आसपास के शहरों से भी आता है, जैसे कि गुड़गांव, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि गुड़गांव, नोएडा से भी हम इसे क्या करते हैं, मंगवाते हैं। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीजें करनी पड़ती है।
हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार भी खरीद ली है और पास की ही सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी है और लोग इसी तरह से अपना क्या करते हैं, जीवन बसर कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से सामानों को बेचते हैं और ज्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या फिर व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरों की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती है जिनके पास नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह सुनिश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती है। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं भी प्रदान करता है। अगला है फैक्ट्री में क्या लिखा हुआ है। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो जरी का काम काफी बखूबी से अच्छे से जानती है जो कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। ठीक है, निर्मला निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई में काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुड़ता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफर करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची तो लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। जान में जान है क्योंकि जो बस था वो काफी ज्यादा भीड़ से भरा हुआ था। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार थे, ध्यान दीजिएगा। देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोलतोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं जो कुछ जहां भवन बन रहे होते हैं वहां मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और उन्हें और ट्रकों से सामान को उतारने का काम करते हैं। ठीक है, यही जो आप जिन लोगों को देख रहे हैं तस्वीर में, यही क्या है, दिहाड़ी मजदूर है। यानी कि दिन के हिसाब से काम करते हैं, जितना काम समाप्त हो गया उसके हिसाब से ये पैसा ले लेते हैं। जैसा कि लिखा भी हुआ है कि लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर, ठीक है ध्यान दीजिएगा, दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से उसे ले जाते हैं, ठीक है, ताकि उनका काम अच्छी तरह से हो पाए। आगे क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियां थी जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे में एक तरफ तह कर के लगाए जा रहे थे। आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यही वो निर्मला का चित्र है, ठीक है, जो एक जरी का काम कर रही है किसी फैक्ट्री में। ठीक है, हमने निर्मला को ऐसे ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहां अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक वह काम को कर पाती है। ठीक है, 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे के काम करने के 80 रुपए मिलते हैं और अतिरिक्त काम करने के लिए 40 रुपए देर तक काम करने का निर्मला को मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं क्योंकि काम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम जो मिलता है, उनका जो काम है, पर तभी आना होता है जब मालिक को काम हो। लेकिन अगर काम नहीं समाप्त हो जाता है तो किसी प्रकार के उन्हें रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब मालिक को जरूरत होती है, उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है।
या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां अस्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है, और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए भी कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से भी ज्यादा काम करने के लिए मजदूरी अलग से नहीं मिलती। दफ्तर में यानी कि ऑफिस में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी कि मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में काम करती थी। ठीक है, एक मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के ध्यान दीजिएगा, बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं यानी कि सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है कि वो अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है, और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वे उनकी प्रगति रपट देखती है यानी कि रिपोर्ट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। वो निम्नलिखित फायदे क्या है, ध्यान दीजिएगा। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह के एक भाग भविष्य निधि में सरकार के यानी कि प्रोविडेंट फंड में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों को इलाज का खर्चा भी उठाने का कार्य करती है। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ने का हम प्रयास करते हैं कि महानगरों में, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि महानगरों में कॉल सेंटरों में, जैसा कि ये व्यक्ति कॉल सेंटर में काम कर रहा है, कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। खाने बने के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम रहता है, उसका बंटवारा रहता है। ठीक है, संबंधित बने रहते हैं। वहां कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यह है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। यही वजह है कि विदेशी कंपनियों को यहाँ पे खोलना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह भी मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहर जीवन को बनाए रखता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि शहरी जीवन जो है वो किस तरह से निर्भर रहता है और लोग इसमें कितना ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसमें केवल एक ही काम नहीं रहता है बल्कि बहुत सारे काम रहते हैं, जिसमें लोग अपने निजी व्यवसाय के साथ साथ इसमें प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर पब्लिक सेक्टर में हो, ठीक है, या फिर सरकार के अधीन हो या फिर ऑफिस के अधीन हो या फिर खुद का व्यवसाय करने का बात हो, इन सभी चीजों से लोग क्या हुए, जुड़े हुए, जिस प्रकार से अपने शहर में अपनी आजीविका को चलाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 जो है, यानी कि पूरा पॉलिटिकल साइंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ
कि पूरा जो पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था इंपॉर्टेंट जो आप एग्जाम के पर्पज से देख सके, लेकिन इसे समझने के लिए ये काफी अच्छा चैप्टर है जिससे कि आप अपने आंसर राइटिंग में अच्छे तरीके से चीजों को समझ करके लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।